बायो का बच्चों मॉड्यूल नंबर 9 निकालेगा। मॉड्यूल नंबर 9 किन बच्चों ने अभी नहीं लिया है? जिसको नहीं मिला है वो मतलब कल सुबह ले लीजिएगा, है ना, जिसको नहीं मिला है। मॉड्यूल नंबर 9 में दो चैप्टर दिए गए हैं। इसमें बच्चों पहला चैप्टर दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा चैप्टर दिया गया होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर जेनेटिक्स का ही पार्ट है। जेनेटिक्स के एक तरह से दो पार्ट मान लीजिए। एक है क्लासिकल जेनेटिक्स जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, और एक है मॉलिक्यूलर लेवल की जेनेटिक्स जिसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। दोनों ही अपने एनसीईआरटी के चैप्टर हैं। एक है चैप्टर नंबर 4 और एक है चैप्टर 5। एनसीईआरटी में अभी बच्चों हम जो समझेंगे पहले चैप्टर नंबर 5 है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहले बच्चों हम मॉलिक्यूलर पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम प्रिंसिपल पे आएंगे। तो पहले मॉलिक्यूलर। अब बच्चों आप लोगों में से किसके पास 12th की एनसीईआरटी है अभी? मतलब अभी मतलब घर पे परचेस कर चुके हैं? हाँ, जिन बच्चों ने अभी ले ली है तो हो सकता है उनकी एनसीईआरटी के अंदर ये चैप्टर नंबर 6 हो, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसके अंदर से ये पहला वाला चैप्टर जो था आपके पुरानी एनसीईआरटी में वो पहला चैप्टर हट गया है। तो इसकी वजह से इसमें थोड़ी सीक्वेंस बदल गई है। तो समझ जाना कि जिसके एनसीईआरटी में भी ये चैप्टर नंबर 5 है वो नई वाली एनसीईआरटी है, और जिसके अंदर ये चैप्टर नंबर 6 है वो पुराना वाला है। लेकिन बच्चों अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी जो परचेस कर चुके हैं, अब उसको नई परचेस करने की जरूरत नहीं है। नई वाली एनसीईआरटी में ध्यान रखना बच्चों, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है, बस पुरानी चीजों को कुछ हटाया गया है। तो कोई सी चीज हटाई गई है वो आगे हम पढ़ाते टाइम आपको बताते भी रहेंगे कि ये पार्ट इसमें हट गया है, तो बस वो मत पढ़ना। बाकी आप नई मत परचेस करना। हाँ, बस ये थोड़ा हो सकता है पेज नंबर जरूर वेरी करेंगे। तो पेज नंबर से इतनी प्रॉब्लम हमें है नहीं, तो आप लोग नई मत परचेस करिए। हाँ, लेकिन अब जो परचेस करना चाहते हैं जिसने अभी तक परचेस नहीं की है तो वो ध्यान से नई वाली ही परचेस करे। कैसे पता चलेगा कि ये नई वाली है? हाँ, उसमें बच्चों आप लोग बस सिंपल ये देख लेना कि अपना जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर वाला, ये चैप्टर नंबर 5 होना चाहिए। अगर ये चैप्टर नंबर 5 तो समझ जाओ ये नई एनसीईआरटी है। बात समझे? तो जिसने परचेस नहीं की है वो नहीं परचेस करना, मतलब नई वाली। तो वहां पे देखना अच्छे से, क्योंकि कई बार जो शॉप के पास हो सकता है पुरानी ही हो और आपको पुरानी एनसीईआरटी दे, तो आप उससे कहना कि नहीं, नई वाली एनसीईआरटी दीजिए। क्लियर? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर बच्चों हम डीएनए और उससे रिलेटेड सारी प्रोसेस के बारे में समझेंगे। आप लोगों ने डीएनए के बारे में थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन वो जो आपने सीखा है वो केवल उसकी स्ट्रक्चर या उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें आपने सीखी है। अब हम डीएनए को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए से रिलेटेड हम काफी सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसे बच्चों आप लोगों ने जब सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो उसमें एक फेज आती है एस फेज। उस एस फेज में आपने पढ़ा होगा कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आपने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये हम सीखेंगे। हम पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बन जाता होगा, उसकी क्या मैकेनिज्म होती होगी, वो हम सीखने वाले हैं। इसी तरह से बच्चों आपने ये भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये आरएनए बनते कैसे हैं, कैसे डीएनए से आरएनए बन जाता होगा, उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। हमारी सेल के अंदर अपनी बॉडी में क्या प्रोटीन्स चाहिए? बिना प्रोटीन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। प्रोटीन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन बनाए जाते हैं आरएनए से। तो आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस प्रोसेस को बच्चों हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये ट्रांसलेशन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे बनते हैं, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। मतलब इसमें हम काफी कुछ बातें मैकेनिज्म वाली समझेंगे कि कैसे डीएनए बनता है, कैसे आरएनए बनते हैं, कैसे प्रोटीन्स बनते हैं, उनकी सारी प्रोसेस हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ बच्चों हम डीएनए के कई एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने सीआईडी देखा है कभी? उसमें बच्चों सीआईडी में दया की टीम आती है और उसमें वो कहते हैं ना कि जहां पे क्राइम होता है वहां से वो डीएनए को कलेक्ट करते थे। मतलब ऐसी सेल कलेक्ट करते थे जिससे हम डीएनए निकाल सके। फिर वो डीएनए के बेसिस पे क्रिमिनल को पहचान जाते थे। अब वो डीएनए के बेसिस पे क्रिमिनल को कैसे पहचानते थे वो हम भी सीखेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हम क्रिमिनल को कैसे पहचानते हैं। उसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। इसी तरह से बच्चों म्यूटेशन का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो ये म्यूटेशन कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हो जाते हैं, तो म्यूटेशन के बारे में आपको पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के डीएनए के बारे में जितनी बातें होती है आपको सारी सिखा दी जाएगी। ये चैप्टर बच्चों अपने लिए काफी इंटरेस्टिंग भी है और काफी इसमें अच्छी अच्छी बातें आप लोग को सीखने को मिलेगी। और सबसे खास बात है कि इसमें आपको ज्यादा याद नहीं करना होता, इसमें चीजें समझनी होती है।
हाँ, एक बार अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तब तो इसका क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर लोगे। मतलब ये बायो के दूसरे चैप्टर से थोड़े अलग चैप्टर है, इसमें आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ता। ट्वेल्थ की बायोलॉजी में ये खास बात है कि ट्वेल्थ की बायोलॉजी इलेवंथ की बायोलॉजी से काफी छोटी है। ट्वेल्थ में तो काफी बड़ा पार्ट होता है, और सॉरी इलेवंथ में काफी बड़ा पार्ट होता है, और इलेवंथ में क्या याद करने वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है। ट्वेल्थ की बायोलॉजी रिलेटिवली छोटी है, लेकिन इसमें अप्लाइड पार्ट है, और वो अप्लाइड पार्ट होता है तो वो आपको आसानी से समझ में भी आ जाता है। इसमें ज्यादा रटने वाली बातें नहीं रहेगी, कंसेप्ट ज्यादा होंगे, समझेंगे इसमें ज्यादा। क्लियर? और एक बार कंसेप्ट समझ में आ गए ना तो भूलते भी नहीं। जैसे बच्चों हम अगला वाला चैप्टर जब पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैं आपको मेंडल ने कैसे क्रॉस किए थे, कभी आप लोगों ने सुने होंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, छोटे क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये क्रॉस कैसे करते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है, किस तरह के उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। एक बार वो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, और बड़े आसानी से समझ में आ जाता है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजीली समझ जाओगे आप लोग। तो वो पैटर्न आपको समझ में आ गया तो कभी भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप बड़े आसानी से सोल्व कर लोगे। तो रिलेटिवली ट्वेल्थ की बायोलॉजी आसान है, और नंबर ऑफ चैप्टर भी इसमें काफी कम है, तो आप लोग के लिए ये ज्यादा इजी रहेगा। और ट्वेल्थ की बायोलॉजी कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो ट्वेल्थ वाला पार्ट, हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से ट्वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम जो पढ़ने वाले हैं जैसे मॉलिक्यूलर, प्रिंसिपल, बायोटेक, इन्हीं सबसे मिला के नीट में ही लगभग 23, 24, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं जो हम पढ़ने वाले, ये मॉलिक्यूलर चैप्टर अगर हम पढ़ेंगे जो, तो इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नीट में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्लियर? मतलब एक तरह से ये 1/3 बायोलॉजी है जो हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बोर्ड के लिए भी अलग से बायोलॉजी में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम पढ़ रहे हैं बस यही बोर्ड में भी आएगा। मतलब बोर्ड के चाहे आप पुराने पेपर का भी देखना, तो उसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, अलग से कुछ नहीं आते हैं। और जब हम ये सब पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा बोर्ड का पेपर तो कितना आसान आता है, बहुत इजी इजी पेपर वहां पर पूछे जाते हैं। तो हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब इस चैप्टर को हमें पढ़ना कैसे है? इस चैप्टर में हम दो जगह से पढ़ेंगे, एक तो अपना मॉड्यूल और एक एनसीईआरटी। अच्छा, अपने मॉड्यूल में बच्चों इस बार काफी कुछ चेंजेस किए गए। मॉड्यूल इस तरह से डिजाइन किए गए कि इसमें पूरी एनसीईआरटी आ चुकी है, और काफी कुछ जो इरिलेवेंट बातें थी, जो पुराने टाइम पे यूज की जाती थी या पूछी जाती थी, वो सब चीजें हमने हटा दी है। मतलब मॉड्यूल इस बार काफी सिस्टमेटिक तरीके से बने हैं, इसमें बहुत कम ही, बहुत क्या, एक तरह से नेग्लिजिबल पार्ट ही ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ वही पार्ट है जो अपनी एनसीईआरटी का है। और सबसे मजे की बात, इसमें जो हमने लिखा है वो काफी सीक्वेंस वाइज लिखा है। एनसीईआरटी में तो क्या होता है, कोई पॉइंट आगे लिख देते हैं, कोई पॉइंट पीछे लिख देते हैं, एक सीक्वेंस नहीं बैठती ढंग से। लेकिन अपने मॉड्यूल में वो सीक्वेंस भी बहुत सिस्टमेटिक बनाई गई है। तो आप देखना, मैं आपको पूरा मॉड्यूल के सीक्वेंस में या एनसीईआरटी के सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। मॉड्यूल और एनसीईआरटी में टॉपिक की सीक्वेंस बिल्कुल सेम है, तो हम उसी को पढ़ते जाएंगे। हाँ, कुछ एक बातें जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चों ये पॉइंट और इसमें ऐड कर लीजिए, तो साथ साथ आप मॉड्यूल में ही ऐड करते जाइएगा। इसमें बच्चों अभी जब स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर होंगे, तो मैं आपको इसमें कुछ डीएनए से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो वो जो न्यूमेरिकल है बस स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में आएंगे, बाकी आगे नहीं है, आगे वाले चैप्टर में नहीं है इसमें। तो वो न्यूमेरिकल चाहे तो आप एक पेज पे लिख लीजिएगा और इसी में ही पेस्ट कर लीजिएगा ना, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे तो वो आप इसी में चाहे पेस्ट कर लीजिएगा। बाकी अलग से इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बनवाने में चाहे तो मैं बना भी दूं, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि फिर आपके पास मैटर बहुत हो जाएगा। फिर आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर नोट्स पढ़ें, मॉड्यूल पढ़ें, या एनसीईआरटी पढ़ें, फिर इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों अपने लिए मॉड्यूल को ही एक सीक्वेंस में ही फॉलो करेंगे। और मॉड्यूल में इस बार मैं फिर कह रहा हूँ बहुत कुछ जो एक्स्ट्रा है ही नहीं, जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था सब हमने हटा दिया है, बस काम की चीजें उसमें है, तो उसी को आप फॉलो करते जाए। एक बार मॉड्यूल से पढ़ो, फिर एनसीईआरटी से उसकी लैंग्वेज देख लो। वैसे एनसीईआरटी ही है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में है। बात समझ में आ रही है? तो हम बच्चों इसी को पढ़ते जाएंगे। शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इस चैप्टर को बच्चों हम शॉर्ट में एमबीआई कहते हैं। एमबीआई का फुल फॉर्म हो गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये इनहेरिटेंस जानते हो? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, वही बच्चों एक तरह की इनहेरिटेंस होती है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर बच्चों दो बातें आती हैं। एक होता है डीएनए प्लस आरएनए। ये डीएनए आरएनए दोनों मिला के ही न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर हम डीएनए भी पढ़ेंगे और इसी के अंदर हम बच्चों आरएनए भी पढ़ेंगे।
आगे मैं कभी भी न्यूक्लिक एसिड वर्ड बोलूं तो इसमें बच्चों दोनों को इंक्लूड करना, डीएनए भी आ गया, आरएनए भी आ गया। आप लोगों ने बच्चों ये कई बार नोटिस भी किया होगा कि हम अपने पेरेंट्स से काफी कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं। कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं। ऐसा क्या होता होगा कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं? यानी पेरेंट्स से अपने अंदर कुछ तो आया है। हाँ, तो पेरेंट्स से बच्चों जो अपने अंदर ट्रांसफर होता है वही मटेरियल जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ऐसे मटेरियल का नाम। अब वो जेनेटिक मटेरियल कौन है, मतलब पेरेंट्स से अपने अंदर कौन ट्रांसफर हुआ है? डीएनए आया है, आरएनए आए हैं, प्रोटीन्स आए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आए, क्या आए हैं? तो अपने अंदर बच्चों पेरेंट्स से केवल डीएनए आया है। पेरेंट्स से अपने अंदर क्या ट्रांसफर होता है? डीएनए। तो यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, और डीएनए ट्रांसफर होता है तो इसी डीएनए को हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। और यही बच्चों कराता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो एक जनरेशन से कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में पास करने वाला कौन है? डीएनए है। ये डीएनए की वजह से ऐसा होता है। तो हम कहते हैं इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर में कौन ऐसी बायोलॉजिकल चीज है जो इनहेरिटेंस कराती है? तो वो कोई और नहीं, कौन होता है बच्चों? डीएनए। तो हम इसी डीएनए के बारे में यहां पढ़ेंगे। डीएनए को सबसे पहली बार ऑब्जर्व करने का काम फ्रेडरिक मिशर ने किया था। एफ मिशर। फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट ने 1869 में पहली बार बच्चों यहां न्यूक्लिक एसिड को ऑब्जर्व किया था। इस चैप्टर में बच्चों एक बात तो आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अपनी एनसीईआरटी में भी बहुत साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन तो हर साल ऐसा मिलेगा जिसमें साइंटिस्ट का नाम पूछा है। तो आप लोगों को इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम पर स्पेशली ध्यान देना है। और मैं भी आपको बच्चों जनरली वही साइंटिस्ट समझाऊंगा जो अपनी एनसीईआरटी में लिखे हैं, अलग साइंटिस्ट पे हम जाएंगे भी नहीं। तो एनसीईआरटी में इनका नाम भी दिया है फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट ने पहली बार 1869 में न्यूक्लिक एसिड देखा था। बात आती है कहां देखा? इन्होंने बच्चों न्यूक्लिक एसिड को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था पस सेल के अंदर। अच्छा, पस का मतलब जैसे कहीं चोट लग जाती है, तो चोट लगती है तो आप देखते हो उसमें पस आने लग जाते हैं। तो इन्होंने उसी पस सेल को ऑब्जर्व किया। ये पस सेल है, ये बच्चों सेल का न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल होता है। मिशर साहब ने कहा कि ये जो मटेरियल होता है ये कहीं ना कहीं एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब ये एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये एक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने वाला मटेरियल है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मटेरियल है ये इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। न्यूक्लियस के अंदर बैठा है, तो उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम दे दिया, और इन्होंने इसको नाम दे दिया था न्यूक्लिन। तो मिशर साहब ने कौन सा वर्ड यूज किया और न्यूक्लियन क्यों कहा? न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर था तो न्यूक्लियस से मिलता जुलता नाम न्यूक्लिन दे दिया। अब बच्चों न्यूक्लिन तो इन्होंने कह दिया, लेकिन बाद में इन्हीं मिशर साहब के एक स्टूडेंट आए थे जिनका नाम था अल्टमैन। अल्टमैन साहब ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जब ये न्यूक्लिन एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है तो क्यों ना हम इसका नाम एसिड से मिलता जुलता ही दे दे। और बाद में अल्टमैन साहब ने इसका नाम बदल के दे दिया न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड टर्म किसमें दी थी? तो फिर मिशर साहब ने क्या वर्ड दिया? हाँ, तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूक्लिन टर्म वाज गिवन बाय एफ मिशर। और अपने लिए यही साइंटिस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इन्हीं का ही नाम है। क्लियर? अब बच्चों मिशर साहब ने इसे न्यूक्लिन वर्ड दे दिया, लेकिन मिशर साहब से पूछा गया कि आप ये बताइए कि ये न्यूक्लिन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है। तो बाद में पता चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए आरएनए, ये बच्चों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। मिशर साहब तो खैर समझा नहीं पाए थे, लेकिन बाद में जब और रिसर्चर आए उन्होंने इसको पता किया, तो पता चलता है कि डीएनए आरएनए बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। कभी नाम सुना आपने पॉलीमर? पॉलीमर का मतलब होता है एक लंबी चेन। एक लंबी चेन को क्या कहते हैं? पॉलीमर। यहां आपको समझाने के लिए जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा एनयू। एनयू का मतलब हो गया न्यूक्लियोटाइड। सिमिलरली एनयू मतलब तो ऐसे बच्चों यहां पर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर हम इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ते जाएं तो क्या न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जा रही है, और न्यूक्लियोटाइड की यही पूरी होल चेन ही
न्यूक्लिक एसिड होता है। बताओ ये पूरा क्या है? न्यूक्लिक एसिड पूरा क्या है, लेकिन इसका एक छोटा कंपोनेंट। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है? तो न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन बच्चों के दिमाग में फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? तो न्यूक्लियोटाइड को अगर हम सीखे तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर सबसे फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो है नाइट्रोजन बेस, सेकंड कंपोनेंट आता है शुगर, एंड थर्ड कंपोनेंट आता है फॉस्फेट। हाँ, इसमें कितने कंपोनेंट आ गए? नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। आप लोगों ने 11th में बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, उसमें ये बेसिक बातें आपने वहां सीखी भी होगी। ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये नाइट्रोजन बेस टोटल बच्चों यहां पर 5 टाइप के होते हैं। इन नाइट्रोजन बेस में जैसे मैंने लिखा ए का मतलब यहां पर एडेनिन से, ए फॉर जी, ग्वानिन, सी यू, यूरेसिल, एंड टी फॉर। तो ऐसे बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ऐसे 5 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। ये नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ कनेक्ट होते हैं। यहां जो शुगर होती है ये बच्चों 5 कार्बन की शुगर है। अच्छा, 5 कार्बन की मतलब पेंटोज शुगर होती है। और इसी के साथ एक मॉलिक्यूल किसका लगा होता है? तो नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, तीनों को मिला के। लेकिन अगर बच्चों मेरे पास नाइट्रोजन बेस और शुगर ही हो तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियो। अच्छा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस समझ में आया? फॉस्फेट है और फॉस्फेट नहीं तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट का डिफरेंस होता है। आपको सिखाने के लिए बच्चों मैंने यहां पर जैसे सिंपली ये मैंने यहां पर लिख दिया है नाइट्रोजन बेस। ये बच्चों नाइट्रोजन बेस होता है। इस नाइट्रोजन बेस को कनेक्ट किया जाता है यहां पर शुगर के साथ। अच्छा बताइए, नाइट्रोजन बेस शुगर जुड़ गए तो अगर मैं इसको फॉस्फेट से और लिंक कर दूं तो ये पूरी होल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड है। जब बच्चों न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं हमेशा याद रखना शुगर को बीच में रखते हैं। शुगर बीच में होगी, एक साइड नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा और एक साइड फॉस्फेट जुड़ेगा। बीच में कौन? तो शुगर को हमेशा बीच में, एक साइड नाइट्रोजन बेस, एक साइड फॉस्फेट। यहां बच्चों आपको अगेन समझाने के लिए मैंने फिर से यहां बनाया नाइट्रोजन बेस। बताओ किससे कनेक्ट है? और शुगर किससे कनेक्ट है? बताओ तीनों को मिला के। फिर से ये नाइट्रोजन बेस, बताओ शुगर और शुगर, तीनों को मिला के। यहां फिर से नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। अच्छा, इन सबको मिला के आपको समझाने के लिए मैंने कितने न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किए? ऐसे बच्चों 4 नहीं, बहुत सारे होते हैं। ये सिखाने के लिए ठीक है मैंने 4 बना दिए, लेकिन बहुत सारे हैं। अब बच्चों हमें क्या करना है? न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है, हमें पॉलीमर बनाना है। तो क्या इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा? जब इनको जोड़ते हैं तो इसका शुगर नेक्स्ट के फॉस्फेट से, इसका शुगर नेक्स्ट के फॉस्फेट से, इसका शुगर नेक्स्ट के फॉस्फेट से, इसका शुगर। तो क्या हम इनकी चेन बनाते जा रहे हैं? बताओ ये चेन किसकी बन रही है? तो क्या न्यूक्लियोटाइड का हमने एक चेन बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड का पूरी जो चेन बनी है, इसी चेन का नाम न्यूक्लिक एसिड है। यही बच्चों न्यूक्लिक एसिड है। बताओ ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है? मतलब यही डीएनए है। तो यही, अच्छा ये पूरा डीएनए आरएनए है, लेकिन ये छोटा पार्ट क्या है? क्या न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं? क्वेश्चन आता है आरएनए किसका बना होता है? क्या आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बना है? और डीएनए? दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बने। जब बच्चों हम डीएनए से रिलेटेड बातें आपसे पूछेंगे तो आप बड़े आसानी से आंसर दे दोगे। गलतियां कब होती हैं? जब आरएनए से आता है। तो आरएनए के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, जैसा डीएनए है वैसा ही आरएनए है। दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल। बताओ बोथ आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो चाहे डीएनए की बात करें चाहे आरएनए। अब मैंने इससे पूछा आरएनए में फॉस्फेट होता है क्या? है फॉस्फेट? बताओ आरएनए में शुगर है, नाइट्रोजन बेस है। तो जो कंपोनेंट डीएनए के है वही के वही आरएनए के भी होते हैं। तो डीएनए आरएनए में काफी कुछ बातें सेम ही चलती है, दोनों ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अब बच्चों आपको समझाने के लिए ये नाइट्रोजन बेस, मान लीजिए मैंने लिखा एडेनिन, नाइट्रोजन बेस इन्हीं में से कोई आएगा?
बताओ, ये मैंने लिखा एडेनिन, अगला कौन सा आएगा? क्या ग्वानिन आएगा? क्योंकि ए के बाद जी आता है? ऐसा नहीं है, ये कुछ भी आ सकता है। यहां पर ये सी भी हो सकता है। अरे बात समझे ना बेटे, कोई जरूरी नहीं कि ए के बाद हमेशा जी आएगा। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा आएगा? क्या कोई भी आ सकता है? क्या ये अगेन सी आ सकता है? बताओ अगला। कुछ भी आ सकता है, क्या ये जी भी आ सकता है? हर बार ये नाइट्रोजन बेस वेरी करते जाएंगे। एक बार बच्चों जो शुगर फिक्स होगी वही रहेगी, फॉस्फेट फिक्स हो गया वही रहेगा। तो हर बार वेरिएबल कौन? सारा खेल ही इस नाइट्रोजन बेस का है। मतलब ये जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है ना, ए सी सी जी जी ऐसे मैं लिखता जाऊंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब डीएनए आरएनए में मेन जो चीज है, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। सारी इंफॉर्मेशन जो अपनी बॉडी की है वो इस सीक्वेंस में रखी हुई है, मतलब एक कोड लैंग्वेज में रखी है। और ये सीक्वेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अच्छा इमेजिन करिए, हमारा जो डीएनए होगा, तो अपने डीएनए में से नाइट्रोजन बेस आते जाएंगे। बताओ ऐसे कितने होंगे नंबर वाइज? ये चार तो टाइप है ये तो। ऐसे नंबर वाइज कितने होते होंगे? हाँ बहुत सारे होते होंगे। बहुत सारे में कितना? 10⁻6, 10⁻9। ये बच्चों सिक्स भी नहीं, सिक्स से भी ज्यादा, 10⁻9। मतलब ये जो मैं बना रहा हूं ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 10⁻9 है कितनी सेल में? एक सेल। और एक छोटी सी सेल जिसको आप देख नहीं पाते, उसके अंदर ये 10⁻9 की रेंज में होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। तो बताओ, ये ऐसे 10⁻9 है, तो ये डीएनए छोटा मोलिक्यूल हुआ या बड़ा? अरे 10⁻9 हो गए, बहुत बड़ा। तो डीएनए बच्चों एक लॉन्ग पॉलीमर है। पॉलीमर तो है, लेकिन पॉलीमर भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। यानी इन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहूं या मैक्रो? तो डीएनए आरएनए बोथ आर मैक्रो मॉलिक्यूल। ये काफी बड़ी साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इनमें 10⁻9 न्यूक्लियोटाइड्स है। अरे काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा इस स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताइए, ये होमोपोलीमर है या हेट्रो? होमो हेट्रो जानते हो? बताइए क्या है? हेट्रो। क्योंकि बच्चों यहां एडेनिन आ रहा है, साइटोसिन आ रहा है, ग्वानिन आ रहा है, अरे अलग अलग आ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम? अच्छा ऐसा होता, एडेनिन 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 ही होता तो होमो कहते। लेकिन इसमें एडेनिन के साथ ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, तो ये एक तरह का हेट्रोपोलीमर है। तो ये बच्चों पॉलीमर तो है, लेकिन पॉलीमर में भी कैसा है? हेट्रोपोलीमर है। अच्छा क्यों लिखा मैंने हेट्रो, समझ गए होंगे। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के नाइट्रोजन बेस आ रहे हैं, तो हेट्रोपोलीमर्स होते हैं। मैंने जैसा अभी आप लोगों से कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये सीक्वेंस। यही सीक्वेंस सबसे बड़ी बात है। आप लोगों ने कभी जीन वर्ड सुना है? हाँ बायोलॉजी के बच्चे तो जीन तो सुना ही होगा। हाँ जीन के बिना तो काम ही नहीं चलता। अपने अंदर कितनी जीन होती होगी? कभी इमेजिन किया, कभी सोचने की कोशिश की आपने कि अपने अंदर कितनी जीन होती होगी? दो जीन होती होगी। इतना बड़ा शरीर और दो जीन से काम? कितनी होती होगी सोचिए। हमारे अंदर बच्चों में आप लोगों को इस चैप्टर में ये भी सिखाऊंगा, ये सारी बातें सिखाएंगे आपको कि कितने बेस पेयर हैं, कितनी जीन है, उनकी क्या सीक्वेंस है, बहुत सारी बातें सिखाएंगे। अपने अंदर एक सेल के अंदर जीन्स की नंबर होती है अप्रोक्सीमेटली 30,000, 30,000। अपने अंदर कितनी जीन्स होती हैं? 30,000। ये डेटा लिखा है अपने मॉड्यूल में भी लिखा है, आगे सब लिखा है। तो ये आगे की बातें। बताओ अपने अंदर कितनी जीन्स होती हैं? 30,000। लेकिन याद रखना ये केवल एक सेल में, हम एक सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो एक सेल में ही 30,000, बॉडी में तो बहुत सारी मिल जाएगी। हम एक सेल की बात करते तो उसमें 30,000 जीन होती है। ये जो जीन होती है अलग अलग प्रोटीन्स की होती है। जैसे कभी आपने इंसुलिन का नाम सुना है? हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? ये जो इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन जो आपने नाम सुने होंगे, मान लीजिए बच्चों ये जीन है, और इस जीन को मैंने कहा ये इंसुलिन की जीन है। अच्छा ये जीन है, और ये मैंने कहा हीमोग्लोबिन की है। जीन कुछ नहीं, ये डीएनए जो होता है ना, इसका छोटा पार्ट ही होता है। डीएनए के छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? तो क्या इसके अंदर नाइट्रोजन बेस होंगे? क्या इसके अंदर होंगे? तो फिर इन दोनों जीन में क्या डिफरेंस होगा? नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस। सारा खेल ही सीक्वेंस का है बच्चों। जैसे मान लीजिए समझाने के लिए, यहां लिख दिया मैंने A G C A T T A C इस तरह से।
तो यहां पे भी होंगे तो ये एजी ही, लेकिन हो सकता है यहां पहला सी हो, दूसरा यहाँ ए हो, तीसरा यहाँ टी हो, फिर यहाँ टी हो, फिर जी हो, फिर सी हो, फिर ए हो। तो बताओ दोनों ही जीन में क्या डिफरेंस है? सीक्वेंस। तो सारा खेल किसका है? तो ये अपने अंदर जो मैं कह रहा हूँ ना 30,000 जीन है, उन सभी जीन में बस सीक्वेंस का इंपॉर्टेंस है कि वो किस ऑर्डर में ये सीक्वेंस लगी है। तो सारा खेल बच्चों इस सीक्वेंस के बेसिस पे चलता है। कुछ बातें समझ में आ रही? चलिए अब बच्चों में एक एक करके मैं आप लोगों को पहले नाइट्रोजन बेस सिखाता हूं, फिर मैं आपको शुगर की बातें समझाऊंगा, और फिर मैं आपको फॉस्फेट की बातें समझाऊंगा। एक एक करके सारे कंपोनेंट को हम लेते जाएंगे। मॉड्यूल में जो सेकंड लाइन लिखी होती है उसमें लिखा होगा न्यूक्लिक एसिड्स आर, मिले? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो उस पॉलीमर के वहां पे लिख देना हेट्रोपॉलीमर। पॉलीमर में भी कभी स्पेशल पूछे तो हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर। अच्छा ये छोटे हैं या बड़े हैं, मैक्रो या माइक्रो? तो एक लाइन उस पर लिखना, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए both are macromolecules, डीएनए एंड आरएनए both are macromolecules। अब बच्चों में एक एक करके सब आपको समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन बेस से। चलिए जितना कुछ बताया क्लियर सबको? बताइए न्यूक्लिक एसिड को पहली बार ऑब्जर्व किसने किया? कौन सा ईयर? क्या टर्म दी थी? न्यूक्लियन। तो फिर न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं? दोनों किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। ये न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट? नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट। क्या तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड है? और फॉस्फेट ना हो तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। जब हम इनको जोड़ते जाते हैं क्या लंबी चेन बनती है? ये होमोपोलीमर होते हैं, हेट्रो। छोटे हैं या बड़े? बड़े मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस स्ट्रक्चर के बेसिस पर नाइट्रोजन बेस के टू पार्ट किए जाते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है पायरिमिडीन। इनको बच्चों बार बार लिखना होता है तो मैं शॉर्ट में इसको पी वाई से लिख देता हूं। इन पायरिमिडीन में 3 एग्जांपल होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इसको याद रखने का सिंपल तरीका कट से। ये जो कट है CUT कट, बताओ कट किसके एग्जांपल है? पायरिमिडिन्स के। नाइट्रोजन बेस की दूसरी कैटेगरी आती है जिन्हें बच्चों हम प्यूरिन कहते हैं। इनको शॉर्ट में लिखने का तरीका PU होता है। इसमें 2 एग्जांपल आएंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। वही 5 नाइट्रोजन बेस है, इनमें से कट तो आ गए पायरिमिडिन और AG हो जाएंगे प्यूरिन। आप लोगों ने बच्चों कभी इस तरह की स्ट्रक्चर 11th क्लास में पढ़ी होगी, पढ़ा है कैसा? क्या है ये? सभी जानते हैं इतना? क्या है? बेंजीन होता है। ये कॉर्नर क्या होते हैं? कार्बन। बताओ क्या इसमें सारे कार्बन हैं? ये यहां पर ये साइकिल है, होमोसाइक्लिक है हेट्रो? होमोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन कार्बन है। तो इसको क्या कहते हैं हम? और इस रिंग का नाम क्या बन गया? बेंजीन। इसको आप बेंजीन रिंग बोल देते हो। मैंने बच्चों यहां पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। अच्छा इस स्ट्रक्चर में यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाया है। अच्छा इस वाली स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के बताओ कितने कार्बन पहचान जाते हो? ये कॉर्नर कार्बन है, कार्बन, 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 कितने हो गए? नाइट्रोजन। तो ये 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन की जो रिंग बनी है, क्या इसका भी तो कुछ नाम होगा? इसका नाम क्या था? क्या नाम था? तो इसका नाम पायरिमिडिन रिंग होता है। जैसे वो बेंजीन रिंग है तो इसका नाम पायरिमिडिन रिंग।
इसी तरह से बच्चों मैंने फिर से यहां पर आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए ये इस तरह से अगेन नाइट्रोजन, फिर यहां नाइट्रोजन इस तरह से बनाया, यहां पर फिर से ये नाइट्रोजन, और ये इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया। अच्छा, इस रिंग का नाम पायरीमिडीन है, इसका नाम इन साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन तीनों में देखो, क्या तीनों में एक जैसी रिंग है? उस रिंग का नाम, तो तीनों में पायरीमिडीन रिंग है, इसीलिए बच्चों इन तीनों को कहा जाता है पायरीमिडीन्स। इनको पायरीमिडीन कहा इसीलिए गया है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर में पायरीमिडीन रिंग प्रेजेंट होती है। अब बच्चों तीनों में रिंग तो सेम है, तो बात आती है फिर तीनों में डिफरेंस क्या? इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस आता है, ये बच्चों आता है इनके फंक्शनल ग्रुप का। अगर मैं यहां इनके फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करूं, तो इसके अंदर यहां फंक्शनल ग्रुप में आता है NH2, और यहां आ जाता है एक कीटोनिक, एक अमाइनो ग्रुप और एक कीटोनिक ग्रुप, तो ये बन गया साइटोसिन। अगर बच्चों दोनों ही यहां पर कीटोनिक ग्रुप लगा दिया जाए, दोनों ही कीटोनिक ग्रुप लगा दे तो यूरेसिल। यहां पर ऐसे मैंने कीटोनिक ग्रुप तो लगाए ही है, साथ ही साथ एक मिथाइल और एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये बन जाता है थाइमिन। इन तीनों की स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस समझ में आया? तीनों में रिंग कैसी, क्या सेम है? क्या तीनों में पायरीमिडीन रिंग है? फिर डिफरेंस क्या? फंक्शनल ग्रुप। आप इन फंक्शनल ग्रुप को ध्यान रखेंगे। अच्छा, NH2O तो साइटोसिन, OO यूरेसिल की कॉपी मिथाइलो लगा दो तो थाइमिन बन जाता है। क्या तीनों की स्ट्रक्चर क्लियर है? अब बच्चों इनकी वैलेंसी को पूरा करना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऐसे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, यहां पर ऐसे हाइड्रोजन को जोड़ा देते हैं, यहां एक डबल बॉन्ड और लगा देते हैं। यहां बच्चों इसके साथ NH, यहां NH एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां लिख दिया NH NH और ये डबल बॉन्ड बना दिया, ताकि इनकी वैलेंसी पूरी हो जाए। अब बच्चों यहां पर नंबरिंग की जाए। आप लोग जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग करते हैं। IUPAC ने इस नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, इनकी नंबरिंग जो मैंने आपको सिखाई है IUPAC। अब एक बात सभी ध्यान समझना, ये बच्चों यूरेसिल है। अगर हम इसको भी देखें तो ये यूरेसिल की कॉपी ही है, बस इसमें एक्स्ट्रा मिथाइल है। बताइए मिथाइल किस नंबर पे? क्या 5वें नंबर पर मिथाइल आ गया? तो इसीलिए बच्चों इस थाइमिन का दूसरा नाम लिखा जाता है 5 मिथाइल यूरेसिल। ऐसा नाम क्यों दिया समझ गए? 5th पोजीशन पर मिथाइल था तो क्या नाम बन गया, और ये 5 मिथाइल यूरेसिल इज द अनदर केमिकल नेम ऑफ थाइमीन। लेकिन बच्चों हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ये थाइमीन है, इसमें से मैं मिथाइल हटा दूं तो क्या यूरेसिल बन जाएगा? तो अब यूरेसिल को ऐसे लिख सकते हैं कि यूरेसिल एक तरह का डीमिथाइलेटेड डीमिथाइलेटेड थाइमीन है। कुछ बात समझ में आई? कि भाई थाइमीन में से मिथाइल हटा दो तो ये बन जाएगा। अरे बात समझ में? इन सब की स्ट्रक्चर क्या क्लियर हुई? पायरीमिडीन में सिंगल रिंग होती है, डबल? सिंगल। पायरीमिडीन में सिंगल। अगर सिंगल रिंग है तो समझ जाना पायरीमिडीन है। उस सिंगल रिंग में ध्यान से बताना आप, NH2O बिल्कुल यहीं याद हो जाना चाहिए। NH2O, OO यूरेसिल की कॉपी मिथाइल, याद रहेगा सबको? तो ये स्ट्रक्चर सबको ध्यान रखनी है। इस स्ट्रक्चर को देख के अब मुझे बताओ आप, होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक? समझ गए? इसमें बच्चों कार्बन तो है ही साथ साथ, और कार्बन नाइट्रोजन दोनों है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो हम कहेंगे ये जो प्यूरिन्स होते हैं, सॉरी पायरीमिडिन्स होते हैं, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक। अभी तक तो मैंने आपको पायरीमिडिन समझा है, चलिए प्यूरिन को समझते हैं। प्यूरिन में हमारे पास दो एग्जांपल है, एडेनिन एंड। प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। प्यूरिन की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहां बच्चों मैंने ये इस तरह से नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन इस तरह से यहां लिखा, और इस तरह से यहां पर ये एक और रिंग बना दी। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखोगे, बताओ ये कार्बन, 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 कितने कार्बन? नाइट्रोजन। तो देखा जाए तो ये वही पायरीमिडिन रिंग है। एक तो पायरीमिडिन रिंग है ही, लेकिन साथ साथ इसमें एक रिंग के साथ दूसरी रिंग और चिपका रखी है। इस सेकंड वाली रिंग के अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 कितने कार्बन? नाइट्रोजन। तो इस रिंग को बच्चों इमिडेजोल रिंग कहते हैं।
इस रिंग का नाम तो पायरिमिडिन, इसका नाम, और दोनों को मिला के ओवरऑल बन जाता है। आप तो बस सिंपली इतना याद रखो, सिंगल रिंग वाला है तो पायरिमिडिन है, और डबल रिंग वाला है तो प्यूरिन है। पायरिमिडिन प्यूरिन को पहचानने का तरीका समझ आया? एक बार फिर पूछता हूं, सिंगल रिंग, डबल रिंग। अच्छा, ग्वानिन में कितनी रिंग होगी? क्या ग्वानिन में भी 2 रिंग होगी? चलिए ग्वानिन को भी ड्रॉ करते हैं, तो इसके अंदर भी यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 रिंग है। दोनों की बच्चों रिंग तो मैंने एक जैसी बना ली, बताओ क्या डिफरेंस होगा? वेरी गुड, फंक्शनल ग्रुप। अगर इस फंक्शनल ग्रुप में यहां पर एक तो लगा दिया जाए अमाइनो, अच्छा यहां केवल अमाइनो ग्रुप लगा दे तो ये बन जाता है एडेनिन। यहां बच्चों एक मैंने लगा दिया कीटोनिक ग्रुप, और साथ ही साथ एक अमाइनो ग्रुप और लगा दिया तो ये बन गया ग्वानिन। बस ये फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। वैलेंसी को पूरा करना होता है तो यहां पर हम ऐसे हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहां बच्चों इस तरह से ऐसे, यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड हम लगा देते हैं, यहां आ जाता है NH, कुछ इस तरह से वैलेंसी पूरा करने के लिए हम बना देते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है समझ में आया? इसमें जो नंबरिंग दी जाती है, इसमें नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से नंबरिंग दी गई। ये जितनी भी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई है, अब सबको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। बताइए, सिंगल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग में NH2O, OO, यूरेसिल की कॉपी मिथाइल, डबल रिंग आते ही प्यूरिन, डबल रिंग में ओनली NH2, बोलो बोलो बोलो, NH2 के साथ O। समझ में आया? मैंने बच्चों एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दी, एग्जाम में ऐसे दे दी मैंने, मैंने ऐसे लिख दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर NH2 लिख दिया, O लिख दिया। NH2O, क्या साइटोसिन आ गया? अच्छा मुझे बताओ, क्या ये Ag हो सकता है क्या? क्या Ag हो सकता है? कैसे पता क्या कि Ag तो नहीं है? रिंग से। आधा क्वेश्चन तो देखते सोलो जाएगा भाई, सिंगल रिंग दिख गई मतलब Ag तो फिर कट में से कोई है। अच्छा, अब इनमें से कौन सा है कैसे पता लगा है? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप में अमाइनो और कीटोनिक लगा है तो साइटोसिन। अरे बात समझना बेटे? तो कई चीजें तो आप आधा तो स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये हो सकता है। अच्छा, इनमें से बच्चों यहां देखिए, ये हेट्रोसाइक्लिक है, ये बताओ क्या ये भी हेट्रोसाइक्लिक है? तो मैं एक जनरल लाइन बोल सकता हूं, नाइट्रोजन बेसेस आर हेट्रोसाइक्लिक। कोई भी नाइट्रोजन बेस हो, सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक होते। एक बात और आप मुझे बताइए, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, क्या ये शुगर से जुड़े होते हैं? ये सारे क्या है? नाइट्रोजन बेस। किससे जुड़ेंगे? बात आती है शुगर से, कहां से जुड़ेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6, कहां से जुड़ेंगे? तो एक बात हमेशा समझ लेना, अगर बच्चों यहां पर पायरिमिडिन है तो इसका नंबर 1 ये शुगर से कनेक्ट होगा, पायरिमिडिन तो नंबर, और अगर प्यूरिन तो नंबर 9 से। सिंपल सी कहानी, इसका पहला और इसका आखिरी, बताओ पहला तो 1 ही होगा, और आखिरी तो इसमें पहला आता है और उसमें आखिरी आता है, ये नंबर बच्चों यहां जुड़ता है। अब आप बताइएगा, यूरेसिल में 1 या 9? और इसमें तो 9 है ही नहीं, तो बताओ 1 वाला क्या शुगर से जुड़ेगा? बताओ, यानी पायरिमिडिन है तो नंबर, प्यूरिन में बोलो, ये 9 वाला क्या शुगर से जुड़ेगा? तो इनका नंबर 1 होगा, जबकि इनमें नंबर 9 होगा। नाइट्रोजन बेस शुगर जुड़ गए, स्ट्रक्चर का नाम बोलो। न्यूक्लियोटाइड बनाना तो फॉस्फेट और जोड़ देंगे, न्यूक्लियोटाइड और बन जाएगा। ये जो इतनी स्ट्रक्चर समझाए, क्या क्लियर हुई? ये जो 5 नाइट्रोजन बेस मैंने आपको समझाए, इन 5 में से DNA और RNA की अगर मैं बात आपको समझाऊं, तो DNA और RNA में से DNA के अंदर प्रेजेंट होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। वेरी गुड। RNA में एडेनिन, यूरेसिल। क्या ये TU का डिफरेंस है? बताइए, एडेनिन ग्वानिन, क्या ये प्यूरिन है? अच्छा, दोनों के प्यूरिन तो सेम है, बताओ TU क्या चीज है? अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, DNA RNA में जो डिफरेंस है, ये प्यूरिन की वजह से, क्योंकि DNA RNA में प्यूरिन तो सेम है, दोनों के प्यूरिन तो AG है। बताओ दोनों में डिफरेंस पायरिमिडिन्स का है। अच्छा, कहीं पर T दिख गया तो
और यू दिख गया तो चलिए मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की, मैंने लिखा ATGCCAG, डीएनए है या आरएनए? कैसे पता किया? टी आ गया। अच्छा इसी तरह से मैंने लिख दिया GCAUCAG, क्यों? यू आ गया। मैंने लिख दिया AGACAG, हाँ, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ना तो यहां टी दिख रहा है ना यू दिख रहा है, तो ये डीएनए आरएनए में से कोई भी हो सकता है। अरे बात समझे? अच्छा ये स्ट्रक्चर मुझे अभी बताओ, डीएनए है या आरएनए? या कुछ भी हो सकता है, अभी आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं सपोज करो यहां टी लिख देता और यहां यू लिख देता तो आरएनए, ये डिफरेंस होता है। बाकी तो दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम है। क्या आरएनए में फॉस्फेट होता है, शुगर होती है, और या नाइट्रोजन बेसेस भी होते हैं। जितनी बातें मैंने अभी यहां समझे क्लियर हुई? अब बच्चों मॉड्यूल में इन सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। वहां पे आप क्या करना, जैसे आपने साइटोसिन देखो तो उसके अंदर इस NH2 और O को हाईलाइट कर लो, NH2O इसको हाईलाइट कर लो। अच्छा यूरेसिल के अंदर OO को हाईलाइट कर लेना है, इसमें OO के साथ मिथाइल को हाईलाइट कर लो। और इसका ये दूसरा नाम भी याद रखना, थाइमिन का दूसरा नाम क्या था? 5 मिथाइल यूरेसिल। इसमें NH2 और इसमें NH2O को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि बच्चों पहचाने का तरीका यही है। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर हमने जो यहां सीखी है, ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन आप लोगों ने 11th में जो बायोमोलिक्यूल पढ़ा है उसके अंदर शायद आपको याद हो, एक पेज 145 पेज पे कभी देखना आप हो ना, उसमें बच्चों वहां पर यूरेसिल की स्ट्रक्चर बना रखी है और एडेनिन की बना रखी है, दो की स्ट्रक्चर वहां बना रखी है, और नीट में आई भी है ये। और एक और खास बात, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बच्चों आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। इस साल बच्चों केमिस्ट्री में फिर से आपके लिए बायोमोलिक्यूल है, 12th की केमिस्ट्री में। और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल आप पढ़ोगे उसमें ये सब डीएनए आरएनए सब वहां पे है, लेकिन वहां पर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वहां जितनी बातें लिखी है ना वो सब मैं आपको यही समझा रहा हूँ। मतलब वहां कोई अलग नहीं लिखा है, सब कुछ यही का यही लिखा है। तो वहां पे आपको कोई डीएनए की स्ट्रक्चर नहीं समझाएंगे सर, मैं ही यहां समझा रहा हूँ क्योंकि बातें वही है। और वहां पर इन पांचों की स्ट्रक्चर है। अरे बात समझे ना बेटे? तो आप लोग इन स्ट्रक्चर को ध्यान रखो, एग्जाम में इनमें से कुछ भी आ सकता है। और जरूरी नहीं कि बायो में आए, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। ये जो हम पढ़े ना इसमें कभी कभी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया है। इस साल भी एक आया था, थोड़ी देर बाद बताता हूँ क्या था वो। ये सबको समझ में आया? और ये भी लिखना बेटे, डीएनए में कौन से होते हैं और आरएनए में कौन से होते हैं। खैर आसान सी बात है, पता ही होगा सबको, नहीं भी बताओ तो लिख लो। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ साथ यूरेसिल है। इतना समझ में आया सबको अच्छे से? ये तो बच्चों मैंने आपको नाइट्रोजन बेस से समझा दिया। अब मैं नाइट्रोजन बेस से थोड़ा आगे चलूंगा और अब मैं आपको सिखाऊंगा शुगर की बातें। नेक्स्ट पेज पे आप देखो शुगर की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई होगी, उसी को मैं आपको समझा रहा हूं। डीएनए आरएनए के अंदर बच्चों जो शुगर प्रेजेंट होती है, ये शुगर यहां पर 5 कार्बन की होती है। अच्छा जैसे ही बच्चों मैंने कहा 5 कार्बन, तो क्या ये पेंटोस शुगर हो गई? ये पेंटोस शुगर 2 टाइप की होती है, आरएनए में अलग होती है, डीएनए में अलग है। आरएनए की जो शुगर होती है उसका नाम है राइबोस, और डीएनए के अंदर जो शुगर देखने को मिलती है वो है डीऑक्सी। तो एक में राइबोस है जबकि दूसरे में डीऑक्सी राइबोस है। राइबोस की खास बात ये होती है कि ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, और डीऑक्सी राइबोस की खासियत है कि ये
डीएनए के अंदर मिलती है। इवन बच्चों आरएनए और डीएनए के जो नाम दिए गए इसी शुगर के बेसिस पे दिए है। अच्छा, आरएनए का फुल फॉर्म राइबो, क्योंकि राइबो शुगर है। डीएनए का फुल फॉर्म, क्योंकि उसमें शुगर, डीऑक्सी राइबोज। तो शुगर के बेसिस पे बच्चों इनके नाम दिए गए हैं। मैं आप लोगों को एक बार राइबोज और डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर यहां बना के समझाता हूं। ये ऑक्सीजन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहां बच्चों ये कार्बन नंबर 5 है। ये CH2 और OH। अच्छा, इसमें वैलेंसी पूरा करने के लिए OH, H, H, OH, इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन और OH को लगा रखा है। सिमिलरली बच्चों यहां पर भी मैंने डीऑक्सीराइबोस को ड्रॉ किया। ऑक्सीजन, कार्बन 1, 2, 3, 4, और यहां पर ये कार्बन नंबर 5, CH2OH। यहां पर भी वैलेंसी को पूरा करने के लिए इस तरह से HOH यहां पर लगा रखा है। अच्छा, दोनों की स्ट्रक्चर हमने आपके सामने ड्रॉ की है। बताइए इसमें कितने टोटल कार्बन? 1, 2, 5। इसमें भी दोनों में 5 कार्बन, तो पेंटोस। दोनों में 5 कार्बन है। दोनों की स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम मैंने बनाई है, लेकिन एक डिफरेंस है। पहचानो, यहां सेकंड पोजीशन पे वेरी गुड OH है, जबकि यहां AH है। बताओ यहां क्या कम है? तो क्या है, एक ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की यहां डेफिशिएंसी है। तो डेफिशिएंसी इसलिए नाम लिखा डीऑक्सी, D4 डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। बाकी तो राइबोज ही है, ये राइबोज के जैसा है, लेकिन एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आई थी, इसलिए इसको हमने कह दिया डीऑक्सी राइबोज, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों एक बात मुझे अभी बताइए, थोड़ी देर पहले मैं आपको सिखा भी रहा था, मैंने ऐसी यहां पर अभी एक स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले आपके सामने ड्रॉ की थी। कुछ याद है कैसे? क्या है ये? यूरेसिल है। चलिए, इसमें हमने नंबरिंग की थी 1, 2, 5 और 6। अच्छा, यहां मिथाइल लगा देता तो थाइमिन हो जाता। मैंने यहां पर ये बनाया कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। बताइए ये क्या है? शुगर। अच्छा, इस शुगर में यहां OH है, राइबोज या डिऑक्सीराइबोज? और यहां केवल H है, तो बिल्कुल ये बच्चों शुगर है, और ये क्या है? नाइट्रोजन बेस है। अब बच्चों आपको सिखाने के लिए मैंने एक वर्ड लिखा। मैंने कहा बच्चों कार्बन नंबर 2, मैंने लिखा कार्बन 2। तो बताओ ये कार्बन 2 किसका? नाइट्रोजन बेस का या शुगर का? क्यों, कार्बन का क्यों नहीं हो सकता? अरे इसमें भी है ना, ये कार्बन का नंबर 2 है तो सही। यहां पे बच्चों अगर मैं कार्बन 2 लिखूंगा, तो ये कार्बन 2 किसी का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। वैलेंसी तो खैर पूरी कर देंगे एच वगैरह लगा के, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चों कार्बन 2 किसी का भी हो सकता है। तो जैसे मैं कार्बन 2 कहूंगा आपको प्रॉब्लम आएगी कि सर इसमें भी है, इसमें भी है। तो नंबरिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए शुगर के साथ यहां बच्चों ऐसे डैश लगा देते हैं। अच्छा, यहां नंबरिंग में क्या लगाते हैं? डैश। अगर मैंने सिंपल कार्बन 2 लिखा है तो ये नाइट्रोजन बेस का है, लेकिन अगर मैं 2 डैश लिखूं तो शुगर का है। बात समझे? अपनी एनसीईआरटी में जब आज मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, तो वहां ध्यान से देखना, जैसे कहीं पर भी ऐसे 2 डैश लिखा मिल जाए, क्या समझोगे? शुगर का। अच्छा, केवल कार्बन 2 लिखा मिलता, नाइट्रोजन बेस का है। अरे बात समझ में है ना बेटे? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात होती है। हम क्या एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे, लेकिन आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि कहीं पे डैश लगा दिया, कहीं लगाया नहीं, तो उसका मीनिंग है क्या? कुछ समझ में आया? तो मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे डैश लगा देता हूँ। तो यहाँ डैश, ऐसे डैश लगा देते। मुझे बताओ ये डैश हम लगा क्यों रहे हैं? हाँ, शुगर में लगा क्यों रहे हैं? डिफरेंशिएट करने के लिए, बस, और कोई पर्पस नहीं है कि दोनों की नंबरिंग अलग अलग हो जाए। अच्छा, मैं जैसे कहूं 5 डैश मतलब 3 डैश, समझ गए ना बेटे? तो ये डैश वाला जो आएगा ये शुगर का आएगा। अब बताओ राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है? बताइए किस में ऑक्सीजन कम है? कौन से नंबर पे? सेकंड, या और अच्छे से बोले 2 डैश। क्या बोलेंगे? 2 डैश। अब बात को समझना, थोड़ा केमिस्ट्री अप्लाई करेंगे, सीखना अच्छे से बात को। यहां पे बच्चों राइबोस के अंदर, मतलब आरएनए के अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को अगर हम ध्यान से स्टडी करें तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
केमिस्ट्री अप्लाई करते थोड़ी सी, पढ़ा ना, इतना जानते हो। ऑक्सीजन है, बताओ ऑक्सीजन पर क्या मिलते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या यहां प्रेजेंट है? लोन पेयर होने की वजह से होता क्या है कि ये बच्चों यहां पर आसानी से रिएक्शन करने लगता है, मतलब इसकी रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है। तो ये बच्चों यहां पर आसानी से रिएक्शन करने लग जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है। लोन पेयर आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। और केमिस्ट्री में फिर आप पढ़ते हैं, जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कम होती है। तो बताइए, राइबोस यानी आरएनए की स्टेबिलिटी क्या कम है? क्वेश्चन आएगा, आरएनए लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें सेकंड नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन है, जिसपे लोन पेयर है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब यहां देखो, इस वाले सेकंड पोजीशन पे ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन अब्सेंट है? ऑक्सीजन अब्सेंट है तो मैं कहूंगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है तो रिएक्टिविटी, बताओ स्टेबिलिटी। अब मेरा क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में से विच वन इज मोर स्टेबल? व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल? क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन नहीं है तो लोन पेयर, तो रिएक्टिविटी, तो इसकी स्टेबिलिटी। कभी ऐसे बोर्ड में लिखने को आ जाए, डीएनए क्यों ज्यादा स्टेबल है, रीजन बता दोगे? बस बता देना कि सेकंड डेज पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए मोर स्टेबल है। अरे कुछ समझ में आया ना? तो इस तरह से आप यहाँ पे बड़े आसानी से जड़ जाते। अच्छा, आप लोगों को ये क्लियर हुआ सब कुछ अच्छे से, है ना? कौन मोर स्टेबल है इसका रीजन भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड मैं एक बात और क्लियर करता हूँ। 11th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार उसको रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों ने इस तरह से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, इसमें ऐसे आपने 6 कार्बन पढ़े होंगे। अच्छा, ऐसी रिंग बनाई होगी, फिर आपने देखा होगा कि यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है। कौन से कार्बन पे? अगर कार्बन 1 पे OH ऊपर हो तो इसे बीटा, अल्फा नहीं, क्या कहते हैं उसको, बीटा। कार्बन 1 पे OH ऊपर तो, और अगर यही OH मैं नीचे कर देता तो क्या ये अल्फा होता है? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या कभी? अल्फा बीटा, समझ गए? एक बार फिर पूछता हूं, कार्बन 1 पे OH ऊपर, नीचे, इस शुगर को देख के आप बताओ अल्फा या बीटा? हाँ, कैसे पता किया? कार्बन 1 पे OH ऊपर है तो मैं लिखूंगा कि ये एक बीटा है। बताओ ये, क्या ये भी बीटा है? बताओ दोनों ही शुगर कैसी है? अच्छा, बीटा के बाद फिर मैंने इसके आगे यहां लगा दिया कैपिटल डी। ना ना, डेक्स्ट्रोली वो नहीं, वो तो स्मॉल डी से लिखते हैं। कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई फुल फॉर्म नहीं होता। कैपिटल डी कैपिटल एल केवल एक प्रेजेंटेशन है। अच्छा, उसमें कैसे देखते हैं? कैपिटल डी को देखना है तो जैसे मैंने ये ग्लूकोज बना दिया, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? आता है ना सबको, इतना तो है ना। अगर सेकंड लास्ट कार्बन ये है, अरे 6 है, तो ये कौन सा है? सेकंड लास्ट पे अगर OH राइट हैंड साइड पर हो तो ये कैपिटल डी होता है। शायद पुरानी बातें कुछ याद आ जाए आपको, मैं रिकॉल करवा रहा हूं एक तरह से आप लोगों को पुरानी बातें। बताओ, सेकंड लास्ट पे OH राइट साइड पे तो कैपिटल डी, लेकिन अगर इसी को मैं इधर कर देता, बताइए इधर कर देता लेफ्ट हैंड साइड पे तो एल, ये डी और एल जानते हो? हाँ बताओ, डी कैसे बोलते हैं? सेकंड लास्ट पे राइट हैंड साइड पे हो तो डी, और लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो, यहां मैंने डी लिखा, मतलब राइट हैंड साइड पे होगा। मतलब इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं लीनियर बना के समझाता आसानी समझ में आ जाती। तो मैंने यहां लिखा बीटा डी राइबोस, और यहां लिखा बीटा डी डीऑक्सी राइबोस। अब बच्चों में ये बीटा क्यों लिखा रहा हूं, रीजन समझाता हूं। अपनी एनसीईआरटी में कहीं पे भी अल्फा बीटा नहीं लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में भी है। तो ऑर्गेनिक के अंदर वहां पर इन शुगर की स्ट्रक्चर बना रखी है, और वहां पे उन्होंने लिखा है राइबोस के आगे क्या लिखा है, बीटा। तो मैं चाहता हूं अभी बीटा लिख लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वहां अल्फा बीटा करके केमिस्ट्री में पूछेंगे वो, तो फिर आप लोग गलती कर लोगे। तो इसका पूरा नाम लिख लो, बीटा कैपिटल डी राइबोस। बताओ इसका नाम क्या लिखोगे? बीटा कैपिटल डी डी। ये मैं कोई अलग बातें नहीं सिखा रहा हूं, ध्यान रखो बेटे, एनसीईआरटी की ही बातें हैं।
लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना जहां कुछ लिखा है ना सब एक साथ रहे, ताकि आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ो तो आपको इजी हो जाए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आता, आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है। आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है। अच्छा, ग्लूकोज कितने कार्बन का है? जबकि डीएनए आरएनए की शुगर तो 5 कार्बन की है, तो इनमें ग्लूकोज। अब जब ऐसे स्टेटमेंट है ना कि आरएनए में कभी कभी ग्लूकोज होता है, बच्चे सोचते हैं कभी न कभी तो होता ही होगा। जिस दिन संडे को टेस्ट होता है उस दिन तो हो ही जाता है ना। तो ऐसा नहीं, हम स्पेसिफिक रहे कि याद रखिए डीएनए और आरएनए में कभी भी 6 कार्बन की शुगर, केवल 5 वाली, और 5 में भी फिक्स है। राइबोस किसमें, और डीऑक्सीराइबोस, क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कौन सी पोजीशन? सेकंड डैश। अच्छा, 2 डैश पे अगर OH है तो, और केवल H है तो, बात समझ गए ना बेटे? हाँ, तो ये भी आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। अब बच्चों मॉड्यूल में ये जो बना रखा है ना, यहां पर ऐसे डैश भी लगा लो, डैश लगा लो उसमें, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश। ये डैश क्यों लगवा रहा हूं, समझ गए ना? शुगर के रिस्पेक्ट में। ये पॉइंट तो खैर लिखे मॉड्यूल ना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। चलिए, नाइट्रोजन बेस मैंने आपको सिखा दिया, शुगर सिखा दिया, अब एक लास्ट पार्ट और बचा, क्या? फॉस्फेट। फॉस्फेट को भी समझ लेते हैं। अच्छा, ये बीटा का मीनिंग सबको समझ में आया? हाँ, क्योंकि बच्चे फिर बाद में पूछते सर ये बीटा क्या था। क्लियर है सबको? बीटा क्यों बोला, बोलो एक बार। कार्बन फर्स्ट पे OH ऊपर है, इसलिए क्या लिखना पड़ता है? बीटा लिखना पड़ता है। और डी क्यों लिखते हैं? सेकंड लास्ट पे OH राइट साइड पे होता है। ये अभी जब आप केमिस्ट्री में थोड़े दिन बाद सर आपको सब पढ़ाएंगे, डी फॉर्म, एल फॉर्म, सब केमिस्ट्री में वापस आएगा ये। नेक्स्ट कंपोनेंट में आपको सिखाने जा रहा हूं और वो है फॉस्फेट। यहां पर बच्चों जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, ये फॉस्फेट बेसिकली S3PO4 होता है। जो फॉस्फेट बेसिकली S3PO4, S3PO4 इसका फुल फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड। S3PO4 को क्या कहते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड होते हैं इसकी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो ऐसे POH, OH, OH एंड डबल बॉन्ड O, इस तरह से कुछ होता है S3PO4। इसमें 3 हाइड्रोजन है, फॉस्फेट है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये S3PO4 होता है। मतलब यहां पर ये जो फॉस्फेट आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड है। जब बच्चों ये फॉस्फोरिक एसिड ऐसे शुगर के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ता है? तो शुगर के साथ जुड़ते टाइम यहां से ऐसे हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अच्छा, हाइड्रोजन हटेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? तो क्या ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा? सब बताना, इस पे चार्ज, इस पे, इस पे, इस पर, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा? तो मैं श्योर लिख सकता हूं डीएनए और आरएनए, बताओ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या नेगेटिव? ये नेगेटिवली चार्ज क्यों है? फॉस्फेट की वजह से। को समझे ना बेटे? तो इस फॉस्फेट की वजह से डीएनए पर कौन सा चार्ज आ गया, और आरएनए पर भी। एक बात और, ये बच्चों फॉस्फोरिक आगे क्या लिखा मैंने, ये काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। और अगर ये एसिडिक मटेरियल इनके अंदर प्रेजेंट है, तो डीएनए आरएनए का नेचर भी एसिडिक हो जाता है। बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? ये तो ओवरऑल मॉलिक्यूल। तो कभी आपसे पूछे डीएनए एसिडिक है या बेसिक, इसीलिए हमने इसका नाम लिखा था न्यूक्लिक एसिड। अरे नाम में लिखा है एसिड। लेकिन कभी आपसे पूछे डीएनए को एसिडिक बनाया किसने? फॉस्फेट ने। डीएनए पर चार्ज, आरएनए पर चार्ज, जैसी बातें डीएनए की है वैसी आरएनए की होती है। अरे बात सुना बेटे? दोनों ही एसिडिक है, बहुत है नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों मैंने एक यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ की, S3PO3। ये क्या था S3? मैंने लिखा S3PO3, कभी नाम सुना है?
ये कहलाता है फोस्फोरस। वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? फोस्फोरस एसिड। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि इस बार नीट में क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इस बार नीट में स्टेटमेंट आया, जो हम पढ़ रहे हैं यही बातें केमिस्ट्री में पूछी गई। क्वेश्चन आता है, डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें फोस्फोरस एसिड होता है। उन्होंने क्या लिखा? फोस्फोरस एसिड होता है। नहीं, फोस्फोरस नहीं, फोस्फोरिक एसिड था। मतलब इतना सा चेंज कर दिया, और कई बच्चों ने इसमें गलतियां कर दी, क्योंकि इतना वहां ध्यान ही नहीं रहा था कि फोस्फोरस था या फोस्फोरिक था। और बात समझे ना बेटे? और ये क्वेश्चन भी किस में पूछा था? केमिस्ट्री में। बायो में नहीं था ये क्वेश्चन, केमिस्ट्री में पूछा गया था, और काफी बच्चों ने इसमें मिस्टेक कर दी थी। तो आप क्या करो बच्चों, वहां पे जो फॉस्फेट लिखा है उसका पूरा नाम लिखो। ये फॉस्फेट एग्जैक्टली कौन है? फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 है। फॉस्फेट में तो खैर ये दो बातें ही हैं, ज्यादा इसमें है नहीं। लेकिन बच्चों मैं आगे बहुत बार ये बात आपसे जरूर पूछूंगा, डीएनए पर चार्ज क्यों? फॉस्फेट ना, ड्यू टू फॉस्फेट। सबको समझ में आया? मैंने बच्चों आपको नाइट्रोजन बेस सिखा दिया, शुगर की बातें सिखा दी, फॉस्फेट की बातें समझा दी। अब बच्चों इनकी ओवरऑल चेन कैसे बनाते हैं, तो वो चेन बनाना आपको समझाता हूं कि इनमें कैसे कैसे बॉन्डिंग होती है। ये बच्चों मैंने शुगर को ड्रॉ किया है। बताइए ये शुगर कौन सी है? हाँ पेंटोस तो है, पेंटोस में भी। कैसे पता कर लिया? एक ही तरीका, सेकंड नंबर पे देखेंगे आप। OH है तो राइबोज, और ऑक्सीजन नहीं होता तो डिऑक्सी हो जाता। चलिए मैं एक जनरल बात आपको समझाता हूँ, डीएनए आरएनए दोनों के लिए कॉमन बात है। ये तो बच्चों यहाँ पर शुगर है। इस शुगर में हमने अभी ये सीख लिया कि ऐसे हम यहाँ पर डैश और लगा देते हैं। अब आप बताइए, इस शुगर के साथ क्या नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा? चलिए मैंने यहाँ पर ये नाइट्रोजन बेस बना दिया। इस नाइट्रोजन बेस में यहाँ पर मैंने ये N लगा दिया, यहाँ NH2 लगा दिया, डबल बॉन्ड O भी लगा दिया, वैलेंसी भी खैर पूरी कर देंगे। यहाँ पर मैंने NH लगा दिया। बताइए ये क्या है? क्या ये साइटोसिन है? ये बच्चों साइटोसिन, ये एक नाइट्रोजन बेस है। अच्छा ये प्यूरिन है या पायरिमिडिन? अब सब बच्चे ध्यान से बताइएगा। जब ये पायरिमिडिन इस शुगर से जुड़ेगा, बताओ इसका कौन सा नंबर? 1 2 3 4 5 6? क्या इसका फर्स्ट ही होता है? हमने अभी पढ़ा पायरिमिडिन का और प्यूरिन का। अच्छा इसका नंबर तो फर्स्ट, ये इससे जुड़ेगा। लेकिन बात आती है शुगर में कहां जुड़ेगा? क्या सेकंड पे जुड़ेगा? नहीं, फर्स्ट पे। इसका भी यहां फर्स्ट के साथ ही बॉन्डिंग होती है। अच्छा फर्स्ट पे क्या लगा है? इधर क्या है? क्या निकला? ये बच्चों जैसे वाटर का मॉलिक्यूल माइनस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल माइनस होने के बाद ये कार्बन नंबर 1 जाके इस नाइट्रोजन बेस से जुड़ जाता है। अच्छा जब ये कार्बन 1 इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, तो यहां पर एक बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसी को बच्चों हम एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं। तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहो या एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहो, बात एक ही है। अच्छा इसका कौन सा नंबर? फर्स्ट। हमेशा याद रखना, शुगर का नंबर 1 ही रहेगा, चाहे वो कोई भी हो शुगर का नंबर। हाँ इसमें नंबर चेंज हो जाएगा, ये 1 या 9। बताइए अभी बताओ इसका कौन सा नंबर? उसका। तो इस लिंकेज की डायरेक्शन मैंने दी 1-1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन ये कब बोलेंगे? जब पायरिमिडिन मतलब कट में से कोई है। अरे बात समझे? चलिए इस बार मैंने प्यूरिन लिया, अब मैंने सिखाऊंगा 1 इसका तो 1 फिक्स है। बताओ उसका। तो क्या ये 1-9 आ जाएगा? ये कब लेना है? जब एजी में से कोई आ जाए। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कितनी डायरेक्शन है? दो, या तो 1-1 या 1-9। अब आप बताना, यहां पे बॉन्ड बोलो। 1 क्यों? एडिनिन क्या है? प्यूरिन है, और प्यूरिन है तो 9 आ जाएगा।
बोलो। वन डैश, वेरी गुड। वन डैश, समझ गए ना बेटे इसमें? मतलब इसमें तो वन डैश होगा, लेकिन इसका वन भी हो सकता है, और डिपेंड करता है प्यूरिन है या। चलिए, ये जो इतनी स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ करके सिखाई है, क्या है ये? न्यूक्लियो, वेरी गुड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाना है। क्या फॉस्फेट चिपका है? किसके साथ? शुगर के साथ। शुगर को चिपकाना है भैया, लेकिन शुगर में कहां जोड़े? 1 2 3 4 5, 5। जब भी बच्चों यहां पर फॉस्फेट को जोड़ेंगे इसके फिफ्थ नंबर के साथ, ये बच्चों फॉस्फेट है। इस फॉस्फेट में यहां ओ एच, ओ एच, ओ एच, और यहां पर ये डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ऑक्सीजन होगा। ये H3PO4 है। अब फिर वही बात, यहां से ओ एच, यहां से, मतलब इसका ओ एच और इसका एच क्या निकला? वाटर। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल माइनस हुआ, क्या एक बॉन्ड बनेगा? अब ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अच्छा, यहां पर एस्टर इसलिए कहते हैं, ये तो है एसिड और ये था एल्कोहल। केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा है कभी आपने? जब भी एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती है तो एस्टर बनता है। तो इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या बन गया? फॉस्फो एस्टर, क्योंकि फॉस्फेट के साथ जुड़ा है। अच्छा, ये जो फॉस्फेट जुड़ा है कौन से नंबर पे? फिफ्थ। और यहां से लेके यहां तक की होल स्ट्रक्चर। अब आप बताओ, इस न्यूक्लियोटाइड में टोटल बॉन्ड कितने हैं? दो। एक तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बात समझे? लेकिन मैं आपसे पूछता, न्यूक्लियो साइड में कितने बॉन्ड है? एक ही है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? फॉस्फोएस्टर नहीं है। तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछेंगे वो। अरे बात समझे ना बेटे? तो न्यूक्लियोसाइड में केवल एक बॉन्ड होता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड आ जाते हैं। बात समझ में आई सबको? अच्छा, मैंने एक स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा, इन अ न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट अटैचेड। पहला ऑप्शन 5 डैश कार्बन, सेकंड 3 डैश कार्बन, और तीसरा ऑप्शन दे दिया बोथ। 5 डैश लगाओगे या 3 डैश? अच्छा, मैंने क्या लिखा? इन अन्यूक्लियोटाइड। अ मतलब एक। एक न्यूक्लियोटाइड में आपसे पूछा जाए तो हमेशा किस पे जुड़ा होगा? 5 डैश पे ही जुड़ा होता है। अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे 3 डैश पे भी जुड़ेगा। वो चेन बनाते टाइम जुड़ता है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड में पूछा है तो क्या आंसर लगाएंगे? 5 डैश। बात समझ में? ये जो बच्चों यहां पर न्यूक्लियोटाइड मैंने ड्रॉ किया है, सोच समझ के जवाब देना। ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है या आरएनए का है? डीएनए है या आरएनए? कैसे पता किया? यहां पहचानने का तरीका ये है। बताओ, सेकंड नंबर पर क्या है? ओएच है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड आरएनए का है। बात समझे ना बेटे? अपने मॉड्यूल में एक डायग्राम दिया है, समझाने के लिए ऐसी कुछ वहां भी बना रखा है। अब वो न्यूक्लियोटाइड आप बताओ किसका है? डीएनए का या आरएनए का? पहचान गए? क्योंकि बच्चों वहां सेकंड नंबर पर एच है, और एच है तो ये स्ट्रक्चर फिर किसकी हो जाएगी? तो एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसे डायग्राम दिए जाएंगे। ऐसे डायग्राम देंगे और पूछेंगे ये डीएनए की स्ट्रक्चर है या आरएनए की, पहचान जाओगे ना बेटे? सबसे बढ़िया तरीका कहां देखोगे? सेकंड नंबर पे। समझ में आया सबको? अब बच्चों वहां पे जो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिखा है, देखो ऐसे एरो करके लिखा होगा। उस एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के वहां पे लिख देना नीचे, 1 डैश 1 आएगा जब पायरिमिडीन हो, और 1 डैश 9 होगा जब प्यूरिन हो। समझ गए सभी? क्या स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है? अच्छा, ऐसे बॉन्ड भी पूछेंगे। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। शुगर और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड फॉस्फो स्टर बॉन्ड। है ना? तो ये बॉन्ड के नाम भी याद रखिएगा। अब बच्चों मैं चेन बनाना आपको समझाता हूं कि न्यूक्लियोटाइड की एग्जैक्टली चेन बनाई कैसे जाती है।
सभी ध्यान देना इधर। ये बच्चों नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है, ये फॉस्फेट है। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था, इतना हमने सीख लिया। अब बच्चों मैं आपको न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाना समझाता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनाते हैं। जब बच्चों हम चेन बनाते हैं, डायग्राम में हमने थोड़ी देर पहले भी सीखा था कि जो शुगर होता है वो नेक्स्ट वाले के फॉस्फेट से जुड़ता है। तो हम भी यहां पर वही करेंगे, इस शुगर को अब नेक्स्ट वाले के फॉस्फेट से जोड़ेंगे। अच्छा, जब इनको जोड़ा जाता है तो फॉस्फेट का फिर वही OH, बताओ इधर से भी OH, यहां से OH, यहां से H, क्या निकला? वाटर का मॉलिक्यूल जैसे माइनस हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, क्या यहां एक बॉन्ड बना? ये बॉन्ड, बात समझना बेटे, बॉन्ड ये होता तो एस्टर ही है, सुनना, ये बॉन्ड होता तो एस्टर ही है, लेकिन जो बॉन्डिंग दी जाती है वो कार्बन से कार्बन। अगर मैं इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक जाता हूं, तो कार्बन से जब हम कार्बन पे जाएंगे तो यहां पे दो स्तर आ जाते हैं, और बीच में क्या लगा है? फॉस्फेट। तो ये जो इतना होल बॉन्ड बन गया है, अब पूरे इस होल बॉन्ड का नाम दे दिया जाता है फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। बात समझ में? अच्छा, कितने स्टर है? तो क्या लिखा? और बीच में क्या था? फॉस्फेट, तो पूरा नाम बन गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे बच्चों मुझे इसको इसको जोड़ना है, क्या जोड़ सकते हैं? एक क्वेश्चन का जवाब दो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में नाइट्रोजन बेस का रोल है या नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन बेस तो साइड में रह गए। तो बताओ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फिर किस किस के बीच में बने? शुगर, फॉस्फेट, शुगर, शुगर, फॉस्फेट, शुगर। और ये भी पूछेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किन किन कार्बन के बीच में बना? पहले का कार्बन 3 और नेक्स्ट का कार्बन 5, तो 3 और 5, 3 और 5 इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अच्छा, मुझे इनको ज्वाइन करना है, क्या कर सकते हैं? सिमिलरली इस फॉस्फेट का फिर वही OH, यहां से OH, बताओ क्या निकलेगा? अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? बनता तो एस्टर है, बनता तो, लेकिन मैंने क्या सिखाया? बॉन्डिंग कार्बन टू कार्बन। अच्छा, कार्बन से कार्बन पर गए तो कितने एस्टर आए? बीच में लगा तो पूरा होल बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो क्या इनको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जोड़ते जाएंगे और ऐसे हम लंबी सी चेन बनाते जाएंगे। अच्छा, इसको इससे जोड़ रहे हैं, फिर इसको इससे जोड़ रहे हैं, इसको इससे जोड़ रहे हैं, ऐसे हम लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे। जब बच्चों हम ये चेन बनाते हैं, सभी बच्चे बताएंगे इस पहले वाले का तो फॉस्फेट फ्री रहेगा, पहले वाले का फॉस्फेट हमेशा फ्री रहेगा। ये फॉस्फेट कौन से एंड पे है? 5 तो इधर का 5 एंड हमेशा फ्री रहेगा। तो ये 5 एंड फ्री रहेगा, तो ऐसे टर्मिनल को हम 5 एंड, 5 एंड या 5 प्राइम इसको हम कह देते हैं। मतलब ये तो हो जाएगा यहां पर 5 एंड। लेकिन बच्चों अगर मैं चेन बनाता जाऊं बनाता जाऊं बनाता जाऊं, तो लास्ट वाले का OH फ्री रहेगा, और OH फ्री रहेगा तो ऐसे एंड का नाम। तो यहां पे बच्चों टोटल 2 एंड होंगे, एक होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड। 5 की पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका फॉस्फेट फ्री है, और 3 को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका OH फ्री है। जैसे बच्चों मैंने सिखाने के लिए एक रफली DNA बना दिया ऐसे ही, यहां लिख दिया मैंने POH, यहां लिख दिया P, यहां लिख दिया OH। और मैंने आपसे पूछा कौन 5 कौन 3, बता सकते हो? बोलो। बड़े इजीली बता सकते हो। ये जो बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा हूं आगे बहुत काम आएगी। तो मैं आगे जब भी कहूं OH फ्री, फॉस्फेट फ्री, और ये हम डैश वगैरह क्यों लगा रहे हैं? शुगर के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। अरे शुगर की तो बातें चल रही है, नाइट्रोजन बेस तो साइड में ही रह जाते हैं। अब बात समझ में आई? और इस तरह से बच्चों हम यहां पर चेन का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाई थी, राइबोज और डिओक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस जानते हो? क्या एक ऑक्सीजन डिओक्सी में कम था नंबर? क्या सेकंड पे? चलिए, यहां पे बच्चों कार्बन नंबर 2 पर ये OH लगा है, क्या ये राइबोज है? RNA का पार्ट है या DNA का? अब बात समझेगा, जब हमने DNA बनाया तो क्या हमने इस सेकंड नंबर के ऑक्सीजन को हटा दिया था? इवोल्यूशन के टाइम पर अर्थ पे सबसे पहले बच्चों RNA बना। अच्छा, RNA क्यों बना था इसका रीजन भी मैं आपको सिखाऊंगा। आगे मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा RNA वर्ल्ड, उस RNA वर्ल्ड में समझाऊंगा कि अर्थ पे सबसे पहले नो डाउट RNA ही आया था। लेकिन इस RNA की एक प्रॉब्लम हमने अभी थोड़ी देर पहले समझी थी कि ये अनस्टेबल होता है। अरे इसकी स्टेबिलिटी कम है, ये जल्दी टूट जाता है।
तो इसीलिए बच्चों स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर इस आरएनए से डेवलप किया गया डीएनए, ताकि डीएनए पूरी तरह से नेचर वाइज कैसा हो। तो बताओ आरएनए से क्या बनाया गया? अच्छा, आरएनए के अंदर शुगर कौन सी थी? राइबोज। तो क्या यहां ओएच था? तो डीऑक्सी राइबोज में क्या इस ऑक्सीजन को हटाया? कौन से नंबर के? मुझे बताओ, इस सेकंड नंबर का जो ऑक्सीजन था सेकंड नंबर का, इसी को क्यों हटाया? इसका रीजन आपके सामने है। ऐसी क्या बात हुई थी कि सेकंड नंबर का ऑक्सीजन नहीं हटाया, थर्ड का नहीं हटाया? कुछ समझ पा रहे हो? क्योंकि सेकंड नंबर का ऑक्सीजन ही फ्री है। यहां देखो, कार्बन नंबर 1 पे जो भी ऑक्सीजन था वो तो नाइट्रोजन बेस से जुड़ गया। अच्छा, 3 वाला फॉस्फोएस्टर बनाने में काम आ गया। 5 वाला भी क्या इधर बॉन्ड बनाने में काम आ गया। 4 वाला जो ऑक्सीजन था वो इंटरनल खुद ही जुड़ा हुआ है। बताओ ये सेकंड वाला कहां जुड़ा है? कहीं नहीं। तो क्या यही फ्री था? और जब ये फ्री होगा तो इसकी रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इसीलिए बच्चों इसी सेकंड नंबर वाले ऑक्सीजन को ही हटाया गया। कुछ समझ में आया? बताओ कौन से नंबर के ऑक्सीजन को हटाते हैं? सेकंड को ही क्यों हटाते हैं? क्योंकि वही फ्री था। कभी कभी ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाते, सपोज करिए अगर हम कार्बन नंबर 3 के ऑक्सीजन को हटा देते तो क्या होता? बहुत बड़ी समस्या हो जाती। अरे ये फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड बनने में दिक्कत आ जाती, अरे चेन ही नहीं बनती। बात समझे ना बेटे? तो बताओ कौन से नंबर के ऑक्सीजन को टारगेट किया था? सेकंड, क्योंकि वही फ्री था। कुछ क्लियर हो रही बात है ना? तो कई चीजें हैं जिसके रीजन भी हमें आना चाहिए कि हाँ ऐसा किया तो क्यों किया, इसी को क्यों हटाया। तो ऐसे हम लॉजिकली काफी बातें आपको समझाते जाएंगे। यहां बच्चों एक बात और ढंग से सब बच्चे बताएंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ की है, इस स्ट्रक्चर में सब बच्चे बताएंगे नाइट्रोजन बेस कितने हैं। हाँ काउंट करो। क्या इसमें नाइट्रोजन बेस 3 है? अच्छा, इसमें आप सभी बच्चे बताएंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हैं? क्या 2 ही है? 3 नाइट्रोजन बेस है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर तो कितने कम। तो अगर बच्चों आपके पास कभी भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो और उसके अंदर आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालना हो, तो उसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका N-1 से निकालेंगे। मेरे ख्याल से तरीका सब समझ गए होंगे। बताओ N-1 क्यों किया? नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 3 -1 कितने आ जाएंगे? तो N-1 से हम बड़े आसानी से निकालेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां और अच्छे से इसको क्लियर करता हूं। डीएनए बच्चों 2 तरह से होते हैं। एक होता है सिंगल स्ट्रैंड और एक होता है डबल स्ट्रैंड। यहां पर आपको समझाने के लिए ये मैंने बना दिया एडेनिन शुगर फॉस्फेट, ग्वानिन शुगर फॉस्फेट, साइटोसिन शुगर फॉस्फेट। इनको बच्चों यहां पर ऐसे मैंने जोड़ दिया। एडेनिन के सामने अब यहां पे लिख दिया है थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। अच्छा एक बात अब सब बच्चे समझ लेना इस पॉइंट को भी। यहां पे ये जो डीएनए है, इस डीएनए में एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। बताओ टोटल स्ट्रैंड कितनी है? तो ऐसे डीएनए को डबल स्ट्रैंड कहते हैं। आप लोगों ने बच्चों बहुत जगह ऐसा सुना होगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। इस सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड का मतलब समझ में आ रहा है? बताओ एक होता तो, 2 है तो। अब इस डबल स्ट्रैंड डीएनए में सब बच्चे बताएंगे नाइट्रोजन बेस काउंट करो। काउंट करो। 1 2 5 6, यस 6 है। अब मुझे इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकाला। 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताओ कितने आए, कितने कम? तो अगर मेरे पास अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो उसमें हम N-2 से निकालेंगे। नहीं समझे? बताओ सिंगल स्ट्रैंड के लिए, अरे सीधी सी बात है, इसके लिए -1 है तो इसके लिए भी तो -1 और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -2। अरे क्लियर हुआ ना बेटे? चाहे तो लॉजिकली सोचो या ऐसे काउंट करके भी देख लो। ये जो मैंने आपके सामने सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाए, ये तो होता है बच्चों लीनियर डीएनए। एक होता है सर्कुलर डीएनए। अच्छा सर्कुलर डीएनए अब समझना, ये जो डीएनए अभी आपको कैसा दिख रहा है? लीनियर। लेकिन अगर ये से जुड़ जाए, बताओ ये क्या बन जाएगा? सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए बनाते टाइम क्या होता है कि ये जो शुगर होती है ना, ये भी इस फॉस्फेट से जुड़ जाती है। अरे तभी तो सर्कल बनेगा।
मतलब ये एंड उससे जुड़ गया। अब बताओ, नाइट्रोजन बेस गिनो सभी। बोलो बोलो बोलो। फॉस्फोडाइस्टर, एक दो, जितने नाइट्रोजन बेस उतने फॉस्फोडाइस्टर। अरे नहीं समझ में आया? एक बार फिर बताता हूं। अच्छा, सर्कुलर में इक्वल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट उसी से वापस जुड़ जाता है। अरे बात समझना बेटे। तो नाइट्रोजन बेस अगर तीन है, तो फॉस्फोडाइस्टर भी अगेन तीन हो जाएंगे। तो सर्कुलर डीएनए, चाहे बच्चों वो सिंगल स्टैंड हो या डबल स्टैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर हमेशा इक्वल टू एन चलेगा। मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कैलकुलेशन आपको समझाई, कुछ समझ में आई? अब सब बोलना, सिंगल स्टैंड N-1, डबल स्टैंड N-2, सर्कुलर। सर्कुलर में ये इक्वल क्यों आ गए? क्योंकि वो जो एंड था ना, वो इस पहले वाले से वापस जुड़ जाता है। अरे बात समझना बेटे। तो इसलिए एक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वापस बन जाता है। कितना समझ में आया? ये बच्चों कहीं पे आप लिख लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आगे सिखाऊंगा आप लोग को। जितना मैंने आज आपको समझाया, कुछ समझ में आया? हाँ, कुछ क्लियर हो रहा है ना, क्या समझ रहे हैं? तो मॉलिक्यूलर का बच्चों इसी तरह से थोड़ा लेवल रहेगा। लेवल मतलब कंसेप्ट आपको सारे अच्छे से आना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ तो क्यों, मैं आपको सब बातें समझा दूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में सब एनसीईआरटी जरूर लेके आइएगा। मैं आपको एनसीईआरटी में कुछ पढ़ने के लिए अगली क्लास में दूंगा भी। आज तो क्या बेसिक हमने सीखा है, अगली क्लास में देंगे आपको। ओके बच्चों, थैंक यू।
राधे राधे बेटा। बैठो।